प्रांजल बस ठीक है। तो बेटा हम लोग कल से रिवीजन स्टार्ट करेंगे प्रांजल, तो आपको बता देंगे ये वाला। कल से हम लोग एक एक यूनिट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों का सब डाउट क्लियर कर देंगे। तो अब 7-8 दिन रह गए, तो एक एक घंटा 2-2 घंटे का रोज रिवीजन होगा। तो 10 की 10 यूनिट हम लोग कॉमर्स की, 10 की 10 यूनिट मैनेजमेंट की हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? एवरीवन इज गेटिंग माय वॉइस? सबको आवाज आ रहा है मेरा? प्लीज रिप्लाई कर दीजिए कृपया करके आप लोगों को, अगर अब आज मेरा आ रहा है तो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, जीएसटी क्या होता है। तो जो लोग भी जुड़े हैं तो आप एटलीस्ट 40-50 मिनट लगातार जुड़े रहिएगा साथ में, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारी चीजें हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो कम से कम 40 से एटलीस्ट 40-45 मिनट वी आर रिक्वायरिंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक इन अ वेरी ब्रीफ। इवन दो हम लोग ब्रीफ में खत्म करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, तब भी 45-50 मिनट एटलीस्ट आई रिक्वायर। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं अब। सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी का जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब जीएसटी स्टार्ट हुआ, बिकॉज उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे कि जीएसटी क्यों आया, जीएसटी काम कैसे करता है, कि जीएसटी की जरूरत क्या थी। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं जर्नी ऑफ द जीएसटी। देख लीजिए कि 2006 में अनाउंसमेंट ऑफ द जीएसटी बाय द फर्स्ट टाइम वाज मेड बाय देन इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द बजट ऑफ 2006-07 that it would introduce from 1 अप्रैल 2010। मतलब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में पहली बार कहीं ना कहीं जीएसटी का बात मार्केट में आया था। ठीक है, तो इन वेरी फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट ऑफ द जीएसटी वाज द फर्स्ट टाइम वाज मेड बाय द देन यूनियन, उस समय जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, ड्यूरिंग द बजट ऑफ 2006-07 दैट इट वुड इंट्रोड्यूस फ्रॉम अप्रैल 10। ठीक है, तो उसके बाद 2009 में कुछ 2-3 साल कुछ नहीं हुआ, देन फाइनली 2009 में बात हुआ कि फर्स्ट डिस्कस द पेपर वॉज रिलीज बाय द इम्पार्ट कमेटी। एक कमेटी बनाई गई थी, कुछ पेपर्स को उसमें डिस्कशन हुआ था। फिर 2010 में तो अप्लाई नहीं हो पाया। 2011 में बात किया गया कि 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल 115th अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस एंड सब्सिक्वेंटली लैप्स। बिल 115वां बिल रखा गया था, 115वां बिल पास करने की बात किया गया था। तो 115th अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस इन 2011 और सब्सिक्वेंटली लैप्स हो गया, वो कभी आगे अप्लाई नहीं हो पाया। फिर फाइनली हम लोगों ने बात किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल 122 अमेंडमेंट में जब नया सरकार आया, नरेंद्र मोदी का सरकार आया, एनडीए की गवर्नमेंट आई 2014 में, तो बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया बिल। ठीक है, उसके बाद 2016 में द कॉन्स्टिट्यूशन 100 एंड द फर्स्ट 101वां अमेंडमेंट इनेक्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद सितंबर 2016 की बात करेंगे, पहला हमारा, ठीक है जी, फर्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की हम लोगों ने बात किया इस पे फाइनली। तो अगस्त 2016 में हमारा जीएसटी का कानून पास हो चुका था। अप्लाई हम लोगों ने मान लीजिए 2017 से किया। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लॉन्च हो गया। तो अगस्त 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन 101st, ठीक है, तो 101वां मेरा अमेंडमेंट हुआ था, उससे हम लोगों ने जीएसटी मार्केट में आ गया, कानून पास हो गया उसका। फिर सितंबर 2016 में हमारा जीएसटी की फर्स्ट मीटिंग हुआ। मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल रिकमेंड द सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस की हम लोगों ने इसमें बात किया। वो यूनियन टेरिटरी और क्या कंपनसेशन सेस की हम लोगों ने बात किया। अप्रैल 2017 में ये सब एक्ट पास कर दिए गए। सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजी यूनियन टेरिटरी जीएसटी की हम लोगों ने बात किया। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर फिर मई 2017 जीएसटी काउंसिल रिकमेंड ऑल द रूल्स। ठीक है, और उसके बाद ऑल द स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पास देयर एसजीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट सभी स्टेट ने पास कर दिया था 30 जून 2017 को, एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। उस जमाने की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस ठीक क्लियर।
और उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि 1 जुलाई 2017 को हम लोग, जिसमें जीएसटी डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी लॉन्च हो चुका था मार्केट में, जो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी अप्लाई हो गया। और जीएसटी अभी आगे हम लोग और डिटेल में बताएंगे, तो अभी तो हम लोग केवल जर्नी बता रहे हैं जीएसटी की। फिर 8 जुलाई 2017 को एसजीएसटी एक्ट पास बाय जम्मू एंड कश्मीर, ऑल्सो सीजीएसटी एंड द आईजीएसटी ऑर्डिनेंस प्रोमिगुलेटेड टू द एक्सटेंड टू जीएसटी टू जम्मू एंड कश्मीर। तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया की हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक देश एक करके हम लोग बात करते हैं, तो इसलिए हमारा मार्केट में जीएसटी आया। तो पहले कहीं ना कहीं जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर तक ही नहीं था, लेकिन 8 जुलाई 2017 को हम लोगों ने स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पास किया जम्मू एंड कश्मीर में, और कहीं ना कहीं जीएसटी पूरे भारत में इस समय चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना बात करते हैं कि जीएसटी लॉ फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट हम लोगों को पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो टैक्सेशन में हम लोगों को पता है एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम लोग वाले ए पर लगा रहे हैं, ए ही पे कर रहा है, मतलब जिसमें हम लोग कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स का बात करते हैं, उसको हम लोग यहाँ कहीं ना कहीं अपना ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा डेफिनेशन आपका है कि गुड्स एंड, देखिए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की हम लोग बात कर रहे थे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हमारा होता है, डायरेक्ट टैक्स होते हैं जैसे कि कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया हमारा, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, इन लोगों को हम डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। और इनकम टैक्स हमारा हो गया कि जो हम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। तो और कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, इसलिए हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेस भी बोलते हैं। अभी आपको हैंड रिटन नोट्स दिखाएंगे, उसमें बहुत अच्छे से बनाया है। तो डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिक्विड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो अल्कोहल और पेट्रोल के अलावा हम लोगों ने सब जगह जीएसटी, कुछ चीजें जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है, वो भी आगे और बात करेंगे। तो जीएसटी मींस एनी टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर ये टैक्सेस पड़ता है। तो आर्टिकल 66(12)(a) की डेफिनेशन के अनुसार जीएसटी क्या है पूरा लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन में गुड्स की बात करें 66(12) इंक्लूड्स ऑल द मटेरियल्स, कमोडिटीज एंड द आर्टिकल्स, हर चीज इसमें आएगा एक्सेप्ट द पेट्रोलियम एंड अल्कोहल, हमने पहले ही बोल चुके हैं। जो और कुछ सीन आइटम्स होते हैं भी हम आगे बताएंगे। आर्टिकल 366 सबसेक्शन 26(a) एनीथिंग अदर देन द इंट्रोड्यूस वाइड 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और स्टेट की हम लोग बात करेंगे, स्टेट की क्या डेफिनेशन है। आर्टिकल 366 26 सब सेक्शन 26(b) with reference to the article 24(6)(a), 268, 269, 269(a) and article 279(a) includes a union territory with the legislation introduced wide 101 constitutional amendment act। तो कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा टोटली इनडायरेक्टली टैक्सेस है। तो जीएसटी लॉ while having a unique principles has significant element of the prior central and state law and is inspired by the bad GST legislations of the EU, European Union, Australia, Malaysia along with the international VAT and GST guidelines of the OECD। तो कुल मिलाकर हम लोग बात करेंगे तो जीएसटी का जो बेस माना जाता है, उसको कहीं ना कहीं बेस, हम लोग इसको बेस टैक्स बोलेंगे। तो हमारा वैल्यू एडिशन टैक्स, हम लोग इसको बैट पहले मार्केट में था। तो आज तो हम लोग बता ही रहे हैं कि बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कॉम्प्रिहेंसिव करके मिलाकर सम्मिलित करके हमने एक टैक्स बनाया जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो बिल पास बाय द राज्यसभा इन 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पास हुआ, 8 अगस्त 2016 को हमारा लोकसभा में पास हो गया था। नोटिफाई एट ए कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 2016 ऑन द सेम डे, नेक्स्ट मंथ 8 सितंबर 2016 को कॉन्स्टिट्यूशनल गैजेट आ गया था मार्केट में। तो जिसको 101वां अमेंडमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। की फीचर्स क्या है कि जैसे होता ना कि कुछ स्टेट की पावर्स होती हैं, कुछ सेंट्रल की पावर्स होती है ना, तो दोनों जो कॉमन होती है उसको लोग कॉन्करेंट बोलते हैं। कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी बाय द सेंटर एंड द स्टेट, आर्टिकल 2646 के अनुसार ये है। सेंट्रल टू लेवी एंड कलेक्ट द आईजीएसटी ऑन, ये मतलब सिंपल है, आप इसको देख लीजिएगा, आगे आपको बताएंगे और डिटेल में। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम थे जिनको हम लोगों ने मिक्स करके, जिनको हमने क्लब करके एक जीएसटी बना दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कोई पूछता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस को हटा के कौन कौन से टैक्सेस को सम्मिलित किया हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में। तो सेंट्रल टैक्स थे, कुछ स्टेट टैक्सेस थे।
तो सेंट्रल की बात करेंगे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज हो गया, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर द मेडिकल या द टॉयलेट प्रिपरेशन की हम लोग बात करेंगे, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ द कस्टम सीबीडी एंड सेड हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सरचार्जेस एंड सेसेस। तो जितने सेंट्रल टैक्सेस थे इनको मिलाया, स्टेट टैक्सेस को मिलाकर हम लोगों ने जीएसटी बना लिया। स्टेट के कौन कौन से टैक्सेस थे जो प्रदेश सरकार लगाती थी? स्टेट वैल्यू एडिशन टैक्स, जिसको हम लोग सेल टैक्स बोलते थे, सेंट्रल सीएसटी दो होती है, एक सेंट्रल सेल टैक्स होता है जो भी लगाया प्रदेश सरकार के द्वारा जाता है, ठीक है। परचेज टैक्सेस हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्सेस हो गया अदर देन दोज लेविड बाय द लोकल बॉडीज, लग्जरी टैक्सेस हो गया, एंट्री टैक्सेस हो गया, टैक्सेस ऑन द लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, सरचार्जेस एंड सेसेस। तो इन सब टैक्सेस को मिला के कुछ हमारे सेंट्रल टैक्सेस थे, कुछ हमारे स्टेट टैक्सेस थे, इन सब टैक्सेस को मिलाकर हमने जीएसटी बना लिया है, ठीक है। तो ये याद पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि कई सारे टैक्सेस थे, टैक्स पर टैक्स पड़ता था, मैं आगे आपको बताएंगे। तो ये पिक्चर है, बहुत क्लियर है, सेंट्रल टैक्सेस, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट टैक्सेस, एक्ट एंड रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स, मल्टीपल स्टेट टैक्सेस होते थे, मल्टीपल स्टेट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन होती थी कि भाई टैक्सेस अलग अलग होंगे तो अलग अलग टैक्सेस की एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग पॉलिसीज रेगुलेशन वाली अथॉरिटीज भी होंगी, मल्टीपल एक्ट एंड रूल्स है। तो ये प्री जीएसटी क्या था वो हमने सब इधर लिखा हुआ है। पोस्ट जीएसटी की बात करेंगे, जीएसटी आने के बाद क्या हुआ। तो जीएसटी में हम लोग सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं, और वही यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है आईजीएसटी, वो आगे बताएंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें सिंगल टैक्स सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें सिंगल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं पहले अलग अलग अथॉरिटी अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट करते थे, आज केवल एक ही एडमिनिस्ट्रेशन है, एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो पूरा जीएसटी को मैनेज कर रहा है। देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन द लॉ अक्रॉस द इंडिया, वन टैक्स वन कंट्री की हम लोग बात करते हैं। कंप्यूटराइज यूनिफॉर्म प्रोसीजर, पूरा अगर आप जीएसटी का फॉर्म देखेंगे जिन्होंने अभी तक की भरा है या जिन्होंने भी देखा है, तो पूरा ओवरऑल कंप्यूटराइज है। आपको इजिली आप आराम से इजिली एक बार उसकी ट्रेनिंग लेके आप आराम से खुद भी जीएसटी का रिटर्न कर सकते हैं। तो जीएसटी के आउटसाइड क्या क्या चीजें हैं वो देख लीजिए कि अल्कोहल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, हमने बताया था कि जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल्स है उन सब चीजों को हमने आउटसाइड कर दिया। पावर टू टैक्स रिमेन विद द स्टेट्स, और प्रदेश सरकार के पास पावर है, प्रदेश सरकार चाहे तो उसको कर सकते, लेकिन प्रदेश सरकार उसको इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि हम लोगों को पता है जो अल्कोहल है या तंबाकू, ये सिन आइटम्स होते हैं, इन पे जो एक्साइज ड्यूटीज होती हैं टैक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जीएसटी की तो एक मैक्सिमम एक स्लैब्स है, हम लोगों को पता ही है, ठीक है। तो जीएसटी के भी हैव सर्टेन स्लैब्स, क्लियर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम स्लैब्स मान लीजिए जो भी है, तो उससे ज्यादा हम लोग इन सब चीजों में हम लोग टैक्सेस ले रहे हैं, क्लियर। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग इसमें ओवरऑल जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे क्रूड ऑयल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने क्या करा है कि जीएसटी के आउटसाइड करा हुआ है। नेचुरल गैस हो गया, एटीएफ हो गया, जो वही एयरपोर्ट जो एयरक्राफ्ट वाला फ्यूलिंग्स होती है, तम्बाकू हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्सेस लेविड बाय द लोकल बॉडीज, ठीक है। तो आज के टाइम में हम लोग को पता है मैक्सिमम 28% है, 18% है, और 12% 5% और 0%, 4-5 स्लैब है। वी हैव ओनली 4-5 स्लैब्स इन इनकम टैक्स, सॉरी इन जीएसटी। बट भाई हम लोग बात करते हैं कि अगर ये सब आइटम और इन सब चीजों पर ड्यूटी पड़ रही है 40%, 50%, और कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा सोर्सेस है रेवेन्यू का जीएसटी और ये सब आइटम, तो क्योंकि पता है कि इन पे कितना भी महंगा कर दे, तम्बाकू है, अल्कोहलिंग आइटम्स है, पेट्रोलियम है, तो मार्केट में बिकना ही बिकना एक बहुत बड़ा सोर्सेज भी, इसीलिए इन सब चीजों को हम लोग जीएसटी में लेकर नहीं आ रहे हैं। तो अब ये बात आता है कि चेयरपर्सन कौन होता है, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो चेयर मतलब जीएसटी काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की लोग बात करते हैं, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन को टू बी चूजन अमॉन्ग द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं वो एक वाइस चेयरमैन इसका चूज करते हैं जीएसटी के लिए। मेन आदमी तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री होता है। मेंबर्स कौन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के, तो जैसे इस समय हमने अनुराग ठाकुर हो गया, एमओएस फाइनेंस हो गया, एंड ऑल मिनिस्टर्स ऑफ द फाइनेंस टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट, मतलब जो भी हर प्रदेश सरकार के फाइनेंस और टैक्सेशन के मंत्री होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। कोरम फॉर इज 50% ऑफ द टोटल मेंबर, मतलब जो भी हमको जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग करना है तो 50% मेंबर उसमें होने चाहिए। स्टेट का 2/3 वेटेड एंड द सेंटर 1/3 वेटेड की हम लोग बात करते हैं टोटल मेंबरशिप में।
डिसीजन बाय 75% मेजॉरिटी। अगर कोई भी कानून पास करना है, जैसे स्लैब है 18 से 12 पे लाए, 12 से 15 पे लाए, जो भी एक स्लैब चेंज करना है, कुछ भी अमेंडमेंट करना है, तो कम से कम 75% की मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी आप उसमें कोई इनकम टैक्स जीएसटी में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। काउंसिल टू मेक रिकमेंडेशन ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू द जीएसटी इंक्लूडिंग लॉ एंड रूल्स एंड, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर ये तो आगे हम आपको बताएंगे। अब आपको एक चीज और दिखाते हैं, तो ये थोड़ा सा गंदा है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत मेरा हैंड रिटन है, बहुत पुराना नोट्स, 1 साल पुराना नोट्स हो गया है, तो प्रॉब्ली आप लोगों को चीज़ें इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो हम लोग बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, उस पर कुछ बता दिया, इसमें कुछ बहुत ब्रीफ में इजीली आपको समझ में आएगी। जरूरत क्या था इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, कहीं ना कहीं फॉर रिमूविंग द कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग सिस्टम। कैस्केडिंग सिस्टम क्या होता है, पता होगा आप लोगों को कि टैक्स के ऊपर टैक्स पड़ता था, बट आफ्टर द जीएसटी टैक्स पर टैक्स नहीं पड़ता है। तो एक कोई अगर पूछता है कि जीएसटी मेन आने का मुद्दा क्या था, एक तो ये हुआ कि वन टैक्स वन कंट्री की बात की है, कहीं ना कहीं जो कैस्केडिंग सिस्टम था, कैस्केडिंग इफेक्ट था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स पर टैक्स पर टैक्स पर टैक्स टैक्स पर टैक्स पड़ता था। बट आफ्टर द जीएसटी हम लोग टैक्स पर टैक्स नहीं पड़ते, कि बस जो वैल्यू एडिशन करता है, जितने लोग भी सप्लाई चेन में हैं, जितने लोग भी पूरे इंटरमीडियरीज हैं मार्केटिंग चैनल्स में, आप लोग समझ ही सकते हैं कि मार्केटिंग चैनल्स में कितने इंटरमीडियरीज होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होते हैं। तो जो भी एक नेक्स्ट वाला लेवल वाला जो वैल्यू एडिशन करेगा केवल उसी पर टैक्स लेंगे, हम लोग टैक्स पर टैक्स नहीं लेंगे। So the main reason behind the implementation of the goods and service tax is all about for reviewing the cascading system. तो अमेंडमेंट 80 और 88 की हम लोग बात करेंगे तो सेंट्रल पूल ऑफ डिविजनल टैक्सेस की बात करेंगे। 88 में क्या था, सर्विस टैक्सेस, ठीक है, विच टैक्स विल बी कम अंडर द स्टेट टैक्सेस। तो अमेंडमेंट 80 और 88 पहले हो चुके थे, तो उसमें हमने सेंट्रल पूल ऑफ डिविजनल टैक्सेस की बात करी, तो उसके बाद 88 में हम लोगों ने सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस कर लिया था। जैसे कि ये टैक्स सिस्टम अपने भारत का, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि एक डायरेक्ट टैक्सेस है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्सेस होता है कि इंसिडेंट ऑफ टैक्सेस एंड द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस इज ओनली द 1%, मतलब इम्पैक्ट और इंसिडेंट केवल एक इंसान पर होता है, मतलब जिस पर होता है वही पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो आपके पास सैलरी आती है और कहीं ना कहीं आपको पैसा पे करना पड़ता है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता है कि पुट इट ऑन द ए एंड रिकवर फ्रॉम बी, मतलब सरकार लगा रही है ए पर, पे कौन कर रहा है उसको, रिकवर किससे कर रहा है, बी से रिकवर कर रहा है, ठीक है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स सरकार आपसे डायरेक्ट ना ले रही है, उसमें रिटेलर भी मिला हुआ है, होलसेलर भी मिला हुआ है, मैन्युफैक्चरर भी मिला हुआ है, कंपनी भी मिला है, तो कई सारे लोग करके फाइनली आप किसी को पे कर रहे हैं, फिर आप वो आगे वाला और किसी को पे कर रहा है, आगे वाला और किसी को पे कर रहा है, फाइनली वो आगे जीएसटी सबमिट या इनकम टैक्स अपना दे रहा है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स समझ गए। डायरेक्ट टैक्सेस जो जिस पर लगा रहे हैं, इंसिडेंट और इम्पैक्ट एक ही इंसान पर पड़ता है, पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप किसी पर लगाते हैं और रिकवर हम लोग कहीं और से करते हैं। तो द मेन रीजन बिहाइंड द जीएसटी दैट इज कॉल्ड अवॉइडिंग द टैक्सेस ऑन टैक्सेस, ठीक है। टैक्स ऑन टैक्स को हमने अवॉइड करने के लिए हमने जीएसटी लाया था। अब आपने बताया था, अभी ये वाला हमने आपको स्लाइड उसमें दिखाई चुके हैं कि सेंट्रल हैड 15 टैक्सेस एंड स्टेट हैड 20 टैक्सेस। केंद्र सरकार के 15 टैक्सेस थे, ठीक है, और प्रदेश सरकार के 20 टैक्सेस थे, जिनको हमने कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक जीएसटी में ले आए हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आपके डायरेक्ट टैक्सेस है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्सेस और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस, जो हम लोग स्टॉक मार्केट में ले पड़ता है। और हमारा और सेंट्रल के सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स 1994, कस्टम ड्यूटी, तो ये सब हमने पहले स्लाइड में बात कर ही चुके हैं। ये वाले पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि आर्टिकल 265, ठीक है, आर्टिकल 265 में कहते हैं कि नो टैक्स कैन कम विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड विदाउट मेकिंग द लॉ ऑफ टैक्सेस। तो मतलब भारत में कोई भी टैक्सेस एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता एज पर द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 265 के अंतर्गत, कि पहले आपको उसका अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका मार्केट में आ सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जिन्होंने पढ़ा होगा अपने
पेपर 1 में आप लोग पढ़ते हैं पॉलिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो पार्ट 12 है उसमें आर्टिकल 264 से लेकर 300 है तक की कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल रिलेशनशिप को शो करते हैं विद द स्टेट एंड सेंट्रल। ये डिटेल में नहीं पढ़ना है आप, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए कि आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक की आपके जितनी भी चीज़ें हैं वो एक फाइनेंशियल वित्तीय रिलेशनशिप को एक वित्तीय रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल की हम लोग बात करते हैं। तो पार्ट 11 में लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं। पार्ट 13 301 टू लेकर 307 इंटर स्टेट फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ये क्या है, मतलब आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक की हम लोग इंटर स्टेट मतलब एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर मतलब दो प्रदेश के बीच में, तो दो प्रदेश के बीच में जितनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक की आती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी 1954 में फ्रांस वाज द फर्स्ट कंपनी। देखिए जीएसटी हम लोग कहाँ पर जीएसटी अप्लाई कहाँ करेंगे, जहां पर एक होता है यूनियन सिस्टम, एक होता है फेडरल। ठीक है, तो यूनियन होता है जैसे ओनली वन गवर्नमेंट, जैसे इंग्लैंड की बात करते हैं हम लोग। फेडरल हो गया जहां पर हमारा प्रदेश और फेडरेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, जहां प्रदेश और केंद्र और राज्य सरकारें दोनों होती हैं, वहां पर हम लोग फेडरेशन की बात करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की बात। जैसे अपना भारत हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका में भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दो टाइप के देश होते हैं, यूनियन हो गए जहां पर केवल एक राजा होता है, मतलब एक प्रधानमंत्री होगा, प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री कुछ नहीं होगा, उनको बोलते हैं हम लोग यूनियन कंट्रीज, यूनियन टेरिटरीज या यूनियन कंट्रीज की हम लोग बात करें, टेरिटरीज की बात नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे इंग्लैंड है, फेडरेशन में यूएस हो गया, इंडिया हो गया। तो जीएसटी का मुद्दा या जीएसटी कहीं ना कहीं ऐसे देशों में आती है या वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर हम लोग, जहां पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार दो अलग अलग चीजें होंगी, तो डिस्प्यूट भी होंगे, दोनों की कुछ ना कुछ वित्तीय और फाइनेंशियल पावर्स होंगी, दोनों की अलग अलग होंगी, तो कहीं ना और दोनों के रेवेन्यू के सोर्सेज भी कहीं ना टैक्सेस हैं, तो कहीं डिस्प्यूट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक टैक्सेस हो प्रदेश, क्योंकि जितनी अलग अलग प्रदेश सरकारें होंगी उनका अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम होगा, तो व्यापार में बिजनेस करने में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए बात करते हैं कि जहां पे फेडरेशन की बात है, जहां पे फेडरल सिस्टम चल रहा है, वहां पर हम लोग जीएसटी अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। तो 1954 में फ्रांस ने पहले स्टार्ट किया था, अमेरिका में दे डोंट हैव एनी द जीएसटी, और बैट फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री हु हैव स्टार्टेड द। ठीक है, तो क्लियर, तो ये तो कुछ चीजें हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये सब हमने आपको बता ही दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी सिस्टम काम कैसे करता है, हाउ जीएसटी सिस्टम वर्क। तो जीएसटी का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक कॉम्प्रेहेंसिव टैक्सेस है, ये मल्टी स्टेट टैक्सेस है, वैल्यू एडिशन टैक्सेस है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रेहेंसिव टैक्सेस क्यों है वो हमने आपको बता दिया था पहले, फिर दोबारा हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि कई सारे टैक्सेस को, कॉम्प्रेहेंसिव का मतलब होता है कई सारे टैक्सेस को सम्मिलित करके हमने एक टैक्स बनाया, इसलिए उसको हम लोग कॉम्प्रेहेंसिव टैक्सेस बोलते हैं। तो इट हैज कॉम्बिनेशन ऑफ द मेनी टैक्सेस, दैट इज द ओनली रीजन वी आर कॉलिंग द कॉम्प्रेहेंसिव टैक्सेस। तो यूनियन के कौन कौन से टैक्सेस हैं और स्टेट के कौन कौन से टैक्सेस हैं वो हमने आपको पहले ही बता दिया था, एक बार आप यहाँ पर और देख लीजिए, बस दोनों चीजें सेम है। सेकेंड यहाँ पर बात करते हैं मल्टी स्टेट टैक्सेस। मल्टी स्टेट टैक्सेस का मतलब है कि एवरी स्टेट नाउ वी विल पुट द जीएसटी, मतलब जितनी भी, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, मार्केटिंग चैनल्स की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सप्लायर्स टू द फाइनल कस्टमर तक की हर स्टेज पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और टैक्स पे टैक्स नहीं पड़ता, इसको इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टेट टैक्सेस। तो हर आदमी अपना अपना टैक्स पे करेगा, अपना अपना फाइल रिटर्न करेगा और अपने अपने टैक्स जीएसटी को रिटर्न करके उसका वापस अपना क्रेडिट्स लेंगे, जिसको हम लोग इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर कहते हैं, वो आईसीटी हम आपको आगे बताएंगे। तो मल्टी स्टेट टैक्सेस क्यों बोलते हैं कि जितने भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मार्केटिंग चैनल्स के जितने लोग हैं, कोई सप्लायर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई होलसेलर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई रिटेलर है, तो हर लेवल पर जीएसटी पड़ता है और हर आदमी अपना अपना जीएसटी नंबर लेगा, हर आदमी अपना अपना जीएसटी कलेक्ट करेगा, जीएसटी फाइल करेगा, जीएसटी रिटर्न करेगा। वैल्यू एडिशन टैक्स क्यों बोलते हैं? टैक्सेस ऑन ओनली वैल्यू एडिशनल टैक्स कॉस्ट, मैंने आपको बता दिया, जितना वैल्यू एडिशन करेंगे, जैसे सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को बोला, मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरिंग करी, अपने लेबर कॉस्ट लगाई, उसमें मशीनरी कॉस्ट लगाई, कैपिटल लगाया, तो जितना उसने वैल्यू एडिशन किया वो केवल उस पर टैक्स लेगा। भाई मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट 100 रुपए का बना दिया, आगे आपको समझाएंगे, फिर होलसेलर के पास गया, होलसेलर ने उसमें 20 रुपए वैल्यू एडिशन किया, तो पहले 100 रुपए और 120 रुपए पे टैक्स पड़ता था, आप केवल 20 रुपए पे टैक्स पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडिशनल पे आपको टैक्स पे करना है, पूरे टैक्स ऑन टैक्स नहीं पे करना है।
फिर हमने बात करते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस, वेयर द होल प्रोडक्शन साइकिल विल बी एंड विल इम्पोज द टैक्सेस। जहां पर प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट होगा टैक्सेस वहां पर पे करेंगे। मतलब कहीं की बात है कि कंजम्पशन स्टेट पर टैक्स पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट मान लीजिए अमेरिका, प्रोडक्ट मान लीजिए कि गुजरात में बना, गुजरात के बन के प्रोडक्ट मान लीजिए दिल्ली में गया, दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश में आया, प्रोडक्ट अगर उत्तर प्रदेश में कंज्यूम हो रहा है तो टैक्स किसको मिलेगा? उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगा। इसीलिए इसको लोग बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस। पहले होता था कि प्रोडक्ट जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हुआ टैक्सेस वहीं पड़ेगा, जीएसटी वहीं पे करना पड़ेगा। नाउ इन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस ऑल अबाउट, तो जहां पर प्रोडक्शन साइकिल एंड हो रही है विल इम्पोज द टैक्सेस, दैट गवर्नमेंट विल इम्पोज द टैक्सेस। वो वही प्रदेश सरकार, वही जो राज्य सरकार है उन टैक्सेस को पे करेंगे। देखिए इसमें हमने और आपको आगे समझाया है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस क्या होता है, तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि if the supply start with the one state and ended with the same state with no issue, मतलब एक उत्तर प्रदेश में सामान बनाया, उत्तर प्रदेश में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। If it is not ended in a same state and customer belongs to the different state, then taxes will be imposed by the other state only। हमको बता ही दिया, उत्तर प्रदेश में बनाया, उत्तर प्रदेश में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट उत्तर प्रदेश में बनाकर बिहार में बेच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बनाकर आप पंजाब में बेच रहे हैं, दिल्ली में बेच रहे हैं, गुजरात में बेच रहे हैं, मध्य प्रदेश में बेच रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस। एंड व्हाट वी हैव टू डू कि आपको जिस प्रदेश में प्रोडक्ट बिकेगा, जिस प्रोडक्ट में आपके प्रोडक्शन साइकिल खत्म होगी, उस प्रदेश सरकार को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टैक्सेस मिलेगा। ये कुछ हिस्ट्री है, आपको अगर देखना चाहते हो एक बार देख लीजिए डिटेल में कि बैट प्रिंसिपल वैल्यू एडिशन टैक्स। हमने आपको बताया कि जीएसटी का जो मेन मुद्दा है ना, जीएसटी जो बेस है वो वैल्यू एडिशन टैक्सेस के प्रिंसिपल्स पे बेस है। जो बैट 1986 में आया था पहली बार, फिर 1986 में भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को हमने मॉडबैट बना दिया। मॉडबैट था मॉडिफाइड वैल्यू एडिशन टैक्स। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो पड़ती थी प्रदेश सरकार लेती थी, केंद्र सरकार के होती केंद्र सरकार की थी, लेकिन कलेक्ट कौन करता था? प्रदेश सरकार कलेक्ट करता था। उसी को हमने हटा के मॉडबैट बना दिया, मॉडिफाइड वैल्यू एडिशनल टैक्सेस। फिर मॉडिफाइड वैल्यू एडिशनल टैक्स को हम लोगों ने आगे एक्सटेंड कर दिया सेनबेट में। सेनबेट क्या था? सेंट्रल वैल्यू एडिशनल टैक्सेस। देखो वेव ऑफ द इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर टैक्स ऑन द एक्साइज ऑन सर्विस टैक्सेस। तो मॉडबैट क्या है कि द सप्लायर ऑलरेडी पेड द एक्साइज, देन द फाइनल मैन्युफैक्चरर नीड नॉट टू पे टैक्सेस ऑन द फुल अमाउंट, दे विल गेट द इनपुट क्रेडिट ओनली वेव ऑफ द एक्साइजेस। मतलब हम लोग मॉडिफाइड वैल्यू एडिशन टैक्सेस में हम लोगों ने बात कर लिया था कि अगर सप्लायर ने, एक आदमी ने कोई एक्साइज ड्यूटी पे कर दिया है तो आगे वाला मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को एक्साइज ड्यूटी पे करना नहीं पड़ेगा। ये कुछ चीजें और लिखी हैं, हिस्ट्री लिखी कि 1994 में सर्विस टैक्स आया था, जो उस जमाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्रेडिट जाता है सर्विस टैक्स लाने का भारत में। तो 88 अमेंडमेंट था, वो 88 अमेंडमेंट हुआ था, आर्टिकल 248 के अंतर्गत सर्विस टैक्स को भारत में लाया गया था। क्लियरली सेज स्टेट गवर्नमेंट कैन चार्ज द प्रोफेशनल टैक्स, बट सुप्रीम कोर्ट सेड सर्विस टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स आर डिफरेंट। क्या हुआ था? पहले भी प्रोफेशनल टैक्स पहले भी पड़ता था, ठीक है, लेकिन प्रदेश सरकार प्रोफेशनल टैक्स चार्ज करती थी, जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज थी उनमें प्रोफेशनल टैक्स पड़ता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर्विस टैक्स अलग है, प्रोफेशनल टैक्स अलग है, तो इसलिए सर्विस टैक्स को आर्टिकल 248 के अंतर्गत 88 अमेंडमेंट करके 1994 में सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ये देखिए, ये बताइए आर्टिकल 366 के अंतर्गत, आर्टिकल 366 के अंतर्गत जीएसटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है ये। अल्कोहल विल बी एग्जेम्प्टेड, अल्कोहल को इंक्लूड नहीं करेंगे आपको किसमें? जीएसटी में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर अल्कोहल को इंक्लूड करना है तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको, तभी आप अल्कोहल को जीएसटी में इंक्लूड कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि पहले क्या होता था कि हाउ वी वर कलेक्टिंग द टैक्सेस। पहले टैक्सेस कैसे पड़ता था? बिफोर द जीएसटी टैक्सेस किस तरीके से हम लोग पढ़ते थे कि ये परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द ₹1000, मतलब पहले मान लीजिए आपने 1000 रुपए का कोई रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर 10% टैक्स पड़ गया, ठीक है, तो क्या हो, उसको क्या 10% टैक्स कितना हो गया? 100 रुपए, तो सामान बन गया आपका 1100 रुपए का। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब आपका रॉ मटेरियल हो गया 1100 रुपए का, उसमें 10% टैक्स पे करने के बाद प्रोडक्शन कॉस्ट उसमें इंक्लूड करिए 400 रुपए, वो कितने का हो गया? 1500। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होगी? लेबर कॉस्ट हो गई, मशीन कॉस्ट हो गई, टेक्नोलॉजी कॉस्ट हो गई, कैपिटल कॉस्ट हो गई, ठीक है।
तो उसमें 400 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड करा, तो 1100 में 400 इंक्लूड कर दिया, कितना हो गया 1500 रुपये। अब जो मैन्युफैक्चरर 1500 रुपये का सामान बना रहा है, ठीक है, तो व्हेन ही वांट टू सेल द रिटेलर देन ही हैज टू पे द अगेन 10% ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई 1500 रुपये का है, वो आगे किसी ना को मैन्युफैक्चरर आगे ना किसी को पे करेगा, आगे बेचेगा ही बेचेगा, रिटेलर को या होलसेलर को। तो फिर रिटेलर फिर उस पर 10% टैक्स देगा, तो 1500 पर 10% कितना हो गया 150 रुपये, तो हो गया 1650 रुपये। अब रिटेलर ने उसमें क्या करा, रिटेलर इंक्लूड द 350 रुपये एज ए प्रॉफिट। फिर भाई रिटेलर ने उसमें 350 रुपये अपना प्रॉफिट इंक्लूड किया, तो 1650 रुपये में 350 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2000 रुपये। देन रिटेलर हैज टू पे द 10% ऑफ द वैल्यू एडिशन टैक्सेस, भाई उस पर भी 10% टैक्स भी कहीं ना कहीं लेगा। भाई 1650 रुपये का प्रोडक्ट रिटेलर को मिला, 350 रुपये उसने अपना प्रॉफिट मार्जिनेट कर लिया, प्रोडक्ट हो गया 2000 रुपये का। अगर वो उसमें कोई कस्टमर लेगा, 10% की बात चल रही है, कस्टमर उसको लेगा, तो कस्टमर को कितना पड़ेगा 2000 रुपये का 10% हो गया 200 रुपये, 2000 प्लस 20 200 2200 रुपये आपको फाइनली कस्टमर को पे करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे इसमें टैक्स टोटल कितना पड़ गया, 100 रुपये उसको देना पड़ा मैन्युफैक्चरर को, फिर 150 रुपये रिटेलर को देना पड़ा, 200 रुपये कस्टमर को देना पड़ा, तो टोटल 450 रुपये टैक्स पड़ गया। ठीक, ये कहने टैक्स पर टैक्स पड़ रहा था, क्योंकि देखिए पहले 1000 रुपये का सामान, पहले सामान था मान लीजिए 1000 रुपये का, उस पर 10% टैक्स पड़ा 1100 रुपये हो गया, फिर 400 रुपये उसमें एड ऑन के 1500 रुपये, फिर 1100 के बाद 1500 रुपये टैक्स पड़ने लगा, तो कि टैक्स पे टैक्स पड़ने लगा। इन्हीं सब चीजों को हटाने के लिए हमने जीएसटी लाए मार्केट में, इसीलिए इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट एक्चुअली। ठीक है, तो दैट इज द बेस फॉर द जीएसटी, हमने आपको बता ही दिया। क्लियर, समझ गए? तो कैसे सिस्टम चलता था कि किस तरीके से हम लोगों को टैक्स पे टैक्स पे करना पड़ता था, तो उन टैक्स पर टैक्स से बचने के लिए हम लोगों ने जीएसटी लाया है। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं कि पार्लियामेंट हैज पास द एक्ट, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करेंगे, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करेंगे, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करेंगे, और हम लोग हैं, ठीक है, और आईजीएसटी की बात करेंगे। सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की हम लोग बात करेंगे। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है हमारा, सीजीएसटी हमारा सेंट्रल को चला जाता है, केंद्र सरकार को चला जाता है, एसजीएसटी हमारा स्टेट प्रदेश सरकार को चला जाता है, और जो आईजीएसटी होता है वो हमारा प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों को आधा आधा चला जाता है। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल आपको नोट शेयर कर लेंगे, आप देख लीजिएगा कि जैसे कि कोई इसमें सामान हमारा प्रोडक्ट बना है, ठीक है, तो पहले रॉ मटेरियल 100 रुपए का था, उसने 10 रुपए उसमें मान लो क्या करा, उसने टैक्स पे करा, जैसे इसमें 20% टैक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 20% में टैक्स पड़ा, तो 10% चला गया केंद्र सरकार के पास, 10% चला गया प्रदेश सरकार के पास, तो 120 रुपए का सामान हो गया। वही रॉ मटेरियल चला गया प्रोड्यूसर के पास, जो मैन्युफैक्चरर है, उसने मान लीजिए 50 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगाई, 50 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगाई, तो 100 में 50 रुपये जोड़ा 150 रुपये हो गया। ठीक है, तो 150 में 20% कितना हुआ 30 रुपये, 150 का 20% कितना हुआ 30 रुपये, तो 150 में 30 रुपये जोड़ा कितना हो गया 180 रुपये। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, देखिए सिंपल से समझिए आप, मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स पे किया 30 रुपया, उसने कितना टैक्स पे किया था 20 रुपए, यहां पर उसने वैल्यू एडिशन कितना किया 50 रुपए का, हम लोग बात कर रहे थे इसमें वैल्यू एडिशन पे टैक्स पे करना पड़ा है। तो जैसे ही मैन्युफैक्चरर अपना जीएसटी फाइल रिटर्न करेगा, उसको क्या मिल जाएगा इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर, वो क्योंकि उसको तो पे करना है 50 रुपए, 50 रुपए 20% कितना हुआ 10 रुपए, उसको पे करना है 10 रुपए, लेकिन उसने पे कितना किया 30 रुपए। जैसे ही वो अपना एट द एंड ऑफ द मंथ, अपने साल के महीने के आखिरी में, 3 महीने के आखिरी में, 6 महीने के आखिरी में जैसे जीएसटी वो रिटर्न करेगा, वैसे मंथली हम लोग जीएसटी रिटर्न करते थे, जीएसटी रिटर्न करेगा 30 रुपए का, तो वो उसमें 20 रुपए जो टैक्स पहले ही पे हो चुका है, स्टार्टिंग में लिखा है ना कि रॉ मटेरियल जब खरीदा था उस पर 20 रुपए टैक्स पहले ही पे हो चुका है, तो उसको 20 रुपए इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर मिल जाएगा। पे 30 रुपए किया, 20 रुपए उसका वापस आ जाएगा, और 10 रुपए क्योंकि 50 रुपए उसने वैल्यू एडिशन किया, प्रोसेसिंग फीस 50 रुपए लगाई ना, तो 50 रुपए का 10% हो गया, 50 रुपए का 20% हो गया 10 रुपया, तो 10 रुपए पे करना था, उसको 10 रुपए पे करना पड़ा। ठीक है, तो ये फायदा हुआ जीएसटी के आने के बाद। तो इसको हम इतना अभी व्हाइट बोर्ड पे कभी पढ़ाएंगे आपको तो समझा देंगे। तो फिर यही समझ लीजिए होलसेलर के पास चला गया, वो 150 रुपए का सामान था, ठीक है, फिर होलसेलर ने 50 रुपए उसमें वैल्यू एडिशन किया, तो 150 प्लस 50 हो गया 200 रुपए। अब 200 रुपए का 20% कितना हो गया 40 रुपए, है ना।
तो उसने 40 रुपए टैक्स पे किया, तो सामान हो गया 200 प्लस 40, 240 रुपए। अब उसमें क्या हुआ, उसमें 40 रुपए में अगर आप देखेंगे 30 रुपए तो पहले ही पे हो चुका है टैक्सेस। जब होलसेलर 40 रुपए का जब पे कर चुका है, जब जैसे ही वो जीएसटी की फाइल रिटर्न करेगा उसको 30 रुपए आ जाएगा इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर आईसीटी, क्योंकि 20 रुपए सप्लायर ने पे कर दिया, 10 रुपए मैन्युफैक्चरर ने पे कर दिया, 30 रुपए तो पे कर चुके हैं। हमने आपको बताया था जो भी वैल्यू एडिशन करेंगे केवल टैक्स उसी पे करेंगे। तो वैल्यू एडिशन यहाँ पर कितना किया है, 50 रुपया। 50 रुपया का 20% कितना हुआ, 10 रुपया। तो केवल 10% पे करना था, तो 10 रुपए पे करना पड़ना था, तो 10 रुपए उसने पे किए। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह आप देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन टैक्स विल बी द सेम एंड ही विल नॉट गेट एनी। सीधी सी बात है कि मतलब जो पहला पर्सन होगा उसको तो कोई इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर नहीं मिलेगा। देखिए जीएसटी का मुद्दा क्या हुआ, आज के जीएसटी का लोगों ने अपोज क्यों किया गया, उसके पीछे ये था कि जीएसटी आने के बाद पूरा सेक्टर ऑर्गेनाइज हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर ABCDEFG 5-6 लोग एक सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं। आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में है, आप जिसके साथ व्यापार कर रहे हो उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है। सिंपल, उससे आपने कोई सामान खरीदा वो तो पूरे में पे करेगा और आपको फिर टैक्स भी पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर नहीं मिलेगा। इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर तभी मिलेगा क्योंकि मान लीजिए जितना भी सामान आप जितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जितना सामान बेच रहे हैं, आपको टैक्स तो पूरा देना है। आपको सामान टैक्स तो देखिए 150 रुपए 200 रुपए में 20% 40 रुपए दिया होलसेलर ने, लेकिन 30 रुपए पहले ही टैक्स पे हो चुका था केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को। 20 रुपए सप्लायर ने पे कर दिया था और 10 रुपए हमारा कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर ने पे कर दिया था, इसलिए उसको 30 रुपए वो मिल गया। अब जीएसटी आने के बाद में हुआ क्या कि जितनी भी कंपनी थी उनको अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ गया। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद चीजें एक नंबर में हो गई, सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो कोई ऐसी कंपनी जो आपके साथ व्यापार करती थी और उसने अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो आपके साथ व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपके साथ अगर वो व्यापार करता है उसको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा और पूरा टैक्स पे करना पड़ गया तो उसको कहने प्रॉफिट मार्जिन उसका कम हो जाएगा। तो जीएसटी आने के बाद पूरा सिस्टम इतना पूरा आपस में इंटीग्रेट हो गया है कि हर इंसान हर स्टेज पे टैक्स पे करेगा, तभी आगे वाले इंसान को फायदा होगा। क्योंकि आपको तो इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर तभी मिलेगा जब आपके प्रीसीडिंग में जितने लोग थे उन्होंने टैक्स पे कर दिया होगा। अगर प्रीसीडिंग वालों ने टैक्स पे नहीं किया है, अगर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको पूरे वैल्यू का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, आप लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए टैक्स पे टैक्स नहीं पड़ रहा ना, यहाँ पे टैक्स किस पे पड़ रहा है, केवल जो वैल्यू एडिशन कर रहा है। आप इसका कैलकुलेशन करके देखिएगा तो बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। इसीलिए हम आपको गारंटी से बोल सकते हैं कि जीएसटी आने के बाद 99% प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के दाम कम हुए हैं, बड़े नहीं हैं। ठीक है, क्लियर। तो आप देखिएगा इसमें जीएसटी का मेन मुद्दा यही था कि टैक्स एंड टैक्सेस बिल्कुल खत्म कर दिया गया, टैक्स ऑन टैक्स नहीं पड़ता है और बहुत मैक्सिमम चीजें जीएसटी आने के बाद चीजें सस्ती कर दी गई हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पशन हमने बताई दिया, आपको जीएसटी कौन पहले लाया सब कुछ ही बता दिया। तो बेनिफिट ऑफ द जीएसटी के बेनिफिट देख लीजिए कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द जीएसटी क्या है। रिडक्शन इन द कैस्केडिंग ऑफ द टैक्सेस हमने आपको बता ही दिया, हमने आपको बता दिया कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं पड़ रहा है। ओवरऑल रिडक्शन इन द प्राइसेस, प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो गए हैं। कॉमन नेशनल मार्केट, पहले क्या होता था कि कोई बाहर की कंपनी जब के व्यापार करने आती थी उसको बहुत दिक्कत होता था कि सामान उसने बनाया मालूम महाराष्ट्र में बेचना, कुछ बना रहा है वो गुजरात में बेचना उसको उत्तर प्रदेश में, तो तीनों सरकार से कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। तीनों सरकारों का अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम था, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा था तीनों सरकारों से करने के कोऑर्डिनेट करके आपको। आज के टाइम में पूरे भारत में एक ही टैक्स पड़ रहा है आपको दुनिया। और पहले क्या होता था कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हम लोग बिजनेस करने इसीलिए जाते थे, कहीं ना कहीं भाई कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी की बात करिए, प्रदेश सरकार में हम लोग दूसरे प्रदेश में टैक्स बचाने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे प्रदेश में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे जहां पर ओवरऑल टैक्सेस हमारा कम होता था। पर आजकल जीएसटी आने के बाद पूरे भारत में देयर इज वन कॉमन टैक्सेस फॉर अक्रॉस द इंडिया, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल रिडक्शन में प्राइसेस की बात करेंगे। कॉमन नेशनल मार्केट हो गई, पूरा कोई दुनिया की कोई भी कंपनी दे वांटेड टू बी स्टार्ट देयर बिजनेस इन इंडिया, तो उनके लिए भारत के लिए एक समान मार्केट है, एक समान टैक्सेशन सिस्टम है।
बेनिफिट टू द स्मॉल टैक्स पेयर्स, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको बेनिफिट हो गया। सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम है, हर इंसान अपने आप को रेगुलेट करेगा तभी उस पर फायदा होगा। नॉन इंटरप्सिव इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिस्टम, और ऑटोमेटिकली पूरा ऑटोमेटिक फॉर्म है। अब उसमें कमोडिटी देखिए ना, वैसे क्या 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, ठीक है। तो 3-4 स्लैब्स हैं भी आप, ठीक है। जो भी स्लैब्स हैं तो उसमें देखेंगे आप अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करेंगे, फिर पहले इंडस्ट्री सिलेक्ट किया, कम्युनिटी सिलेक्ट किया, तो अपने आप ही आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सी स्लैब में आ रहा है। तो आपको कुछ फिल नहीं कर रहा है, तो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाकर रखा हुआ है ताकि आप इजीली जीएसटी पे कर सकें। तो इसका फायदा क्या हुआ, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ, बहुत चीज़ें सस्ती हो गई थी जिस जमाने में जीएसटी की उन्होंने बात किया था। ईजी अप डूइंग बिजनेस हो गया, आपको बहुत बिजनेस करना बहुत ईजी हो गया। एंड डिक्रीज इन द ब्लैक ट्रांजैक्शन, क्योंकि जो ब्लैक ट्रांजैक्शन जो खत्म ही हो गए, क्योंकि भाई आप काला बाजारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आजकल जो भी आप व्यापार करेंगे तो आप एक नंबर में करेंगे। और जिन चीज़ों में जैसे ब्लैक मनी और ब्लैक ट्रांजैक्शन क्या होता है, ब्लैक मनी का परिभाषा क्या है कि ऑल दोस मनी विच यू आर नॉट इंक्लूडिंग इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज कॉल्ड ब्लैक मनी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काला मनी आप दुनिया के किसी भी जरिए से पैसा कमाइए, अगर वो बैंकिंग स्ट्रक्चर में ले आए, उस पर टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे करने के बाद जो भी पैसा आपके पास बचा है उसको व्हाइट मनी से कर सकते हैं आप। तो ब्लैक मनी में टैक्स पे करिए जो भी आप किसी भी जरिए से पैसा कमाया है। तो ऐसे ही ब्लैक ट्रांजैक्शन का होता है कि जो आप टैक्स से बचाना चाह रहे हैं, जिन ट्रांजैक्शन पे आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं ब्लैक ट्रांजैक्शन। तो कहीं ना कहीं जीएसटी एक ऐसा ऑटोमेटिक और एक इंटीग्रेटिव सिस्टम बना के रखा हुआ है ताकि एवरीवन हैज टू बी रजिस्टर्ड देयर फॉर्म इन अ जीएसटी व्हाइल डूइंग सम बिजनेसेस। हमने वो बता ही दिया, क्योंकि अगर एक आदमी ने जीएसटी पे नहीं किया तो अगला वाला आदमी जो है उसको पूरा जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो वो पूरा पे करना नहीं चाहेगा, इसीलिए वो आपके साथ व्यापार ही नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं तो आपको अपनी फर्म की प्रमोट करना है, अपनी कंपनी का प्रॉफिट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको सेल करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो आपको अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जैसे आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया और अब जीएसटी के नाम से पक्का बिल बनाना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी ब्लैक ट्रांजेक्शन बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो सीबीईसी का क्या क्या रोल है, रोल इन द पॉलिसी मेकिंग ड्राफ्टिंग ऑफ द जीएसटी लॉ की हम लोग बात करेंगे। सीबीईसी क्या क्या करता है वो बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सीबीईसी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की हम लोग बात करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम क्या क्या काम है, ड्राफ्टिंग ऑफ द जीएसटी लॉ, जीएसटी के जो रूल्स रेगुलेशन को ड्राफ्ट करता है। सीजीएसटी यूटीजीएसटी की लोग बात करते हैं। सीबीईसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सीजीएसटी एंड आईजीएसटी लॉ। तो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है और कस्टम है हमारा, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है सीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो हमने बता दिया आपको ऑलमोस्ट सब कुछ ब्रीफ में। तो सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंटर को चला जाएगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रदेश सरकार को चला जाएगा। आईजीएसटी कहाँ पर पड़ता है वो समझ लीजिए कि एक प्रोडक्ट पंजाब में बनकर दिल्ली में बिक रहा है, उस पर पड़ेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आईजीएसटी एक 20% पड़ गया, बाद में आईजीएसटी कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे और नॉर्मली टैक्सेस क्या है कि जो टैक्सेस हम देंगे आधा चला जाएगा प्रदेश सरकार को, आधा चला जाएगा केंद्र सरकार को, सीधा सीधा, उसमें कोई भी पार्टीशन नहीं करना है, अपने आप ही चला गया, अपना अपना कलेक्ट कर लिया। पर आईजीएसटी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वापस प्रदेश सरकार को क्या करेगी, बांट देगी, आधा अपने पास रख लेगी पैसा, बचा हुआ कंजम्पशन स्टेट जो भी है जहां पर प्रोडक्शन साइकिल खत्म हो रही है। देखिए ना, क्यों जो प्रोडक्शन स्टेट थे, जैसे कि हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग उन्हें बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन उनकी सरकार को पैसा नहीं मिल रहा है, तभी लोगों ने कहीं ना कहीं इसको अपोज किया था। तो आफ्टर द जीएसटी आने के बाद जो कंजम्पशन स्टेट है उनकी इज्जत बढ़ गया है। यूपी एंड बिहार इज हैविंग द मास कंजम्पशन इरा, हम लोग के पास बहुत बड़ी कंजम्पशन है और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बने कहीं, अगर वो प्रोडक्ट कंज्यूम यहाँ हो रहा है, प्रोडक्ट बिक यहाँ पर रहा है, वो अगर फाइनल स्टेज प्रोडक्शन साइकिल की उत्तर प्रदेश में आगे कंप्लीट हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्सेस। तो कहीं ना कहीं तो आईजीएसटी कहां पर पड़ेगा, अगर एक प्रदेश में बनकर दूसरे प्रदेश में बिच रहा है। तो ये कुछ चीजें थी, हमने आपको पूरा बता दिया और इसमें आज कुछ बहुत डिटेल में नहीं है। उसके अलावा हम आपको नोट्स शेयर कर देंगे, तो आप वो पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, आपको बता देंगे व्हाट्सएप के थ्रू, और आपको ये पीपीटी आपको मिल जाएगा और नोट्स भी हम आपको शेयर कर दे रहे हैं दोनों व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट दे मे आस्क थ्रू द व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।